प्रीसा आईएएस की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और आपकी तैयारी के क्रम में मुझे ये सुनिश्चित करना है कि आपका प्री में 100 में 60 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आ जाएं। और एक गारंटी है कि अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो 200 में 100 नंबर लाना प्री में बहुत ही हमारे लिए आसान बात है। और सिलेक्शन का जो कट ऑफ है वो 90 से 100 के बीच जनरल में जाता है। तो इतनी गारंटी से और इतने ठोक के दावा करके पढ़ाने वाले बहुत कम हैं। तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करें। और इसी वाक्यों के साथ मुझे एक शेर याद आ रहा है, सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है बेसिकली, कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये सब कोट्स जो है, कविता जो है, आपको प्रेरित करता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना तो अखरता है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। तो ये कविता जो है हमें आप सबको प्रेरित करता है। तो ये मैं आपके मोटिवेशन के लिए ये कविता आपके समक्ष रखा। और अब सीधे सीधे जो है इकोनॉमिक्स की उन अवधारणाओं को, उन टर्मिनोलॉजी को पहले डिस्कस करेंगे जिसका जानना जरूरी है प्री, मेंस और इंटरव्यूज सब जगह। तो पहला एक वर्ड हमारे ध्यान में आ रहा है, टॉबिन टैक्स। कम लोग सुने होंगे, 90 के डिकेड्स में एक मिस्टर टॉबिन थे जिन्होंने करेंसी एक्सचेंज के ऊपर टैक्स लगाने की बात किए थे। कोई भी करेंसी, डॉलर हो, येन हो, रुपया हो, टाका हो, वो जो है दूसरे करेंसी में कन्वर्ट होती है और फिर वापस अपने मेन करेंसी में आ जाती है। तो ये लोग फायदे के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए ऐसा करते हैं। तो उसी पे मिस्टर टॉबिन इकोनॉमिस्ट थे, वो इकोनॉमिक में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो उन्होंने बोला कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, अगर रुपीज से डॉलर में जा रहा है और डॉलर से फिर रुपीज में आ रहा है, या येन जो है जापान का अगर जो है किसी अन्य मुद्रा जैसे डॉलर या यूरोपियन यूनियन की यूरो, किसी में जब भी ये ट्रांजैक्शन होगा, कन्वर्जन होगा, तो इस पर टैक्स लगेगा। कितना लगेगा ये अलग बात है, अब फिर वापस जब इस पर आएगा तो फिर टैक्स लगेगा। तो इस टाइप से शॉर्ट टर्म गेन को लोगों, कंपनियों के द्वारा जो लाभ कमाया जाता है उस पर उन्होंने टैक्सेशन की बात की। इसे टॉबिन टैक्स कहते हैं। दूसरा एक शब्द ध्यान में आ रहा है, फ्रिंज बेनिफिट, अनुषंगी हित लाभ बोलते हैं इसको। फ्रिंज बेनिफिट, ये जो है एमबीए एचआर में भी बहुत यूज होता है टर्म ये। तो फ्रिंज बेनिफिट क्या है? जब कोई नियोजक, एम्प्लॉयर जिसके यहां आप नौकरी करते हैं, वो आपके वेतन के अलावा जो चीजें कैश या काइंड में देता है उसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। तो पहले तो आपको वेतन देता है प्रति माह, इसके अलावा जो सुख सुविधाएं हैं जैसे बोनस, जैसे कि पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ये भी आता है बहुत। व्हाट इज पीआरपी? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया उसका कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से दिया जाता है। तो बोनस और पीआरपी लगभग एक चीज है, सेम चीज है, लेकिन कुछ जगहों पे अलग अलग करके दिया जाता है। इसका पुराना नाम एक प्लांट परफॉर्मेंस भी हुआ करता था, पीपी। ये वही है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। इसमें इंडिविजुअल को
काउंट करते हैं कि उसका ACR कितना है, उसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में नंबर कितना है। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो वहां पे आपका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखा जाता है, तो उसमें कितना स्कोर है आपका परसेंट, उसके बेसिस पे ये PRP तय होता है। बोनस हो गया, PRP हो गया, दिवाली गिफ्ट हो गया या मिठाई हो गया, न्यू ईयर गिफ्ट हो गया, ये सब चीजें जो वेतन के अलावा मेडिकल रिम्बर्समेंट हो गया, तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट, अनुषंगी हित लाभ। हिंदी बड़ा कठिन है, तो फ्रिंज बेनिफिट आप याद रखिए, उससे काम हो जाएगा। हिंदी में इसको अनुषंगी हित लाभ कहते हैं। तीसरा एक टर्म है श्रम प्रधान बनाम पूंजी प्रधान, कैपिटल इंटेंसिव एंड वर्सेस कर दीजिए बनाम लेबर इंटेंसिव। इस टर्म को ठीक से समझिएगा, पूरी जो है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थशास्त्र नहीं समझ पाइएगा, भारत के संदर्भ में तो खास तौर से। तो दूसरा हो गया लेबर इंटेंसिव। हिंदी में बोलते हैं इसको पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी, और इसको बोलते हैं श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी। तो पता नहीं आपको कितना मालूम है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें पैसा खर्च होता है ना, तब तो टेक्नोलॉजी मिलती है। तो नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत टेक्नोलॉजी ला करके श्रम संसाधनों में कमी करते हुए उत्पादन को सुनिश्चित करना। आपने शुगर मिल लगाया और वो शुगर मिल में विदेशी या कहीं और की टेक्नोलॉजी यूज किया, और ऐसा यूज किया कि वो काम जो है मशीन के द्वारा होने लगा, आदमी हट गया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पे आदमी का काम जो है अब टेक्नोलॉजी करने लगी है। जैसे ऑफिस है, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, फाइल ले जाने के लिए पहले आदमी होता था ऑफिस में, चपरासी होते थे, रिकॉर्ड लिफ्टर होता था, वो सब खत्म हो गए क्योंकि वो सब काम जो है ऑनलाइन होने लगा ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस के तहत। और वो इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस क्या है? कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि उसको बनाने के लिए आपको पैसा लगा। तो ये श्रम की महत्ता को कम करता है, बेरोजगारी की दर को बढ़ाता है। अब वो आदमी जो वहां से हटा दिए गए उस कंपनी से, जो फाइल का काम इधर से उधर ले जाने का, ढोने का करते थे, तो उससे तो नुकसान ही हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। वो बाद में बताएंगे कि उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, लेकिन आप पहले ये समझिए कि कैपिटल इंटेंसिव क्या चीज है। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि श्रम पे की महत्ता को, श्रम की आवश्यकता को कम करते हुए कैपिटल, पूंजीगत व्यय बढ़ा करके किसी प्रोडक्ट को बनाना, उसे बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। टेक्नोलॉजी आगे जोड़ लीजिए जो करना है। वर्सेस लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या हुआ कि जिसमें पूंजी को, कैपिटल को सेकेंडरी, दरकिनार करते हुए ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना जिसमें परिश्रम, श्रम, लेबर, कामगार, आर्टिजन्स, सुपरवाइजर, इन सब के द्वारा वहां उत्पादन का क्रम चल रहा हो। तो दोनों में फर्क समझ गए। एक में क्या आया कि मैन पावर कम हो रहा है, दूसरा में मैन पावर बढ़ रहा है। ये जो कैपिटल वाला हो गया और ये लेबर वाला हो गया, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। इसमें मैन पावर कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। इसमें रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू ज्यादा लग रहा है, इसमें बहुत कम लग रहा है। इसमें
टेक्नोलॉजी बेस्ड होने के नाते क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेहतर होने की उम्मीद है, मशीन कर रहा है इस काम को, और यहां रफ और रोबस्ट होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो ये है कैपिटल इंटेंसिव वर्सेस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो भारत के संदर्भ में आपको क्या लगता है, भारत के संदर्भ में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए? भारत के संदर्भ में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की जरूरत है। किस लिए? क्योंकि यहां पे लगभग 150 करोड़ आबादी है और श्रम का जो सप्लाई है मैन पावर का वो बहुत है, बहुत ज्यादा संख्या में हमारे देश की आबादी है। और लेबरर के रूप में, मैंने श्रम का मतलब खाली फावड़ा चलाना या मिट्टी ढोना नहीं, लेबर मीन्स हम सब, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो नीचे का चपरासी क्यों ना हो। तो श्रम की महत्ता यहाँ ज्यादा है क्योंकि आबादी ज्यादा है। तो भारत जैसे देशों के लिए ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, बेरोजगारी, महंगाई, कुपोषण, ये सब चीजें ठीक हो सके। लेकिन वही सिंगापुर है, वहां पे लेबर इंटेंसिव की जरूरत नहीं है, उनके यहाँ ऑलरेडी जो है 100 वैकेंसी है, अप्लीकेंट 103 है, ये हालत है। वहां कोई बेरोजगार नहीं है। वहां कोई बेरोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास जितने काम हैं उससे कम आदमी है। काम है 103 और आदमी है 100, तो 3 काम के लिए -3% हमेशा वैकेंसी रहती है सिंगापुर। आप अगर वहां जाइए तो आपको जाते समय नौकरी मिल जाएगी जाते ही, और वहां की लड़की से शादी कर लीजिए तो घर भी मिल जाएगा फ्री में। तो सिंगापुर की ये स्थिति है आज की डेट में, और ऐसा बेहतरीन शहर है कि देखते रह जाइएगा। वहां जब हम लोग देखे कि टावर खड़े हुए हैं 10 मंजिल 15 मंजिल, तो हम लोगों को बताया गया कि ये वो लोग हैं इस घर में जो गरीब हैं, होमलेस हैं। तो हमने कहा भाई यहाँ दिल्ली में तो हमारे यहाँ इतने बढ़िया टावर में तो बहुत बड़े बड़े उद्यमी या बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े पूंजीपति रहते हैं, इतना बढ़िया रंग रोगन किया हुआ। अब आप देखिए अमेरिका में, देखिए जो गरीब हैं, होमलेस कहलाते हैं, वो कुपोषण के शिकार नहीं है, वो कुत्ता भी पालते हैं साथ में, और वो स्टारबक्स की कॉफी भी पीते हैं, और है सरकार उनको फंड करती है। तो अमेरिका में भिखारी होना, गरीब होना भी फक्र की बात है, उसको इतनी ट्रीटमेंट सरकार के द्वारा दी जाती। तो वहां पे और इंडिया में ये फर्क है कि हमारे यहाँ लेबर बहुत है, तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जिससे देश की, समाज के, भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो इसके 150 करोड़ नागरिक हैं, मोटा मोटी 130-135 करोड़ पहले से बढ़ गए होंगे, उन सब का भला हो। लेकिन दुख की बात एक लाइन और बता दूं मैं, ये हमारा स्पीच ढंग से सुनिएगा, कोई बता नहीं पाएगा। मजे की बात, जब आप जान जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, आप जवाब दे देंगे। अब आप पूछिएगा साहब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं, देश में आदमी बहुत है, लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब ये होगा कि इस देश में आज की डेट में सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से 20,000 ट्रक ड्राइवर की जरूरत है एज ऑन डेट। 20,000 ट्रक ड्राइवर आज की डेट में चाहिए। ये मंत्री जी के स्पीच से है और वो रिपोर्ट में है। और देखिए एक तरफ हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, दूसरा सुनिए कि जो माइंस हैं उड़ीसा में, झारखंड में जो आयरन और कोल माइंस है, वहां पे लेबर के रूप में देखिए आपको दूसरा झटका लगेगा, चाइना की लेबर काम कर रही है, लेबरर के रूप में चाइना की लेबर। अब आप पूछेंगे साहब आपने चाइना को क्यों अलाउ किया?
तो जो कंपनियां वहां काम कर रही हो चाइना की नहीं है। चाइना का कुछ स्टेक हो सकता हो, लेकिन वो सब कंपनियां इंडियन है। कुछ शेयर चाइना के पास हो सकता है, चाइना के किसी कॉर्पोरेट के पास। अब आप बताइए चाइना की लेबर क्यों काम करती है? एनी गेस? इंडियन लेबर क्यों नहीं माइंस में काम करती है? वो इसलिए, बुरा मत मानिएगा, वो इसलिए क्योंकि चाइना की लेबर जो है लॉयल होती है और इंडिया की लेबर लॉयल कम होती है। इंडिया की लेबर हर 1 घंटे पे चाय पीने के बहाने, टॉयलेट, प्रसाधन जाने के बहाने, लंच करने के बहाने, पोस्ट लंच थोड़ा सा तो आराम करने दे भाई, थोड़ी झपकी तो मार ले पेड़ के नीचे, तब आते हैं क्या टर टर कर रहे हो भाई। तो वो 8 घंटे में उसकी एफिशिएंसी जो है 8 घंटे के काम में 4 से 5 घंटे रह जाती है, क्योंकि वो लॉयल नहीं है हमारा देश का लेबरर उसके प्रति जिससे वो पैसा ले रहा है। और लॉयलिटी जो है किसी किलोग्राम में तो मेजर होती नहीं है, लॉयलिटी तो दिल से, विवेक से निकलती है आपके। तो ये है सीधा सीधा मुकाबला चाइना की लेबर और इंडिया की लेबर की। वो किसी चाइनीज कंपनी के फैक्ट्री में हम एक बार घूमने गए देखने, तो उसने टारगेट दिया था कि भाई आपको 110 बल्ब बनाने हैं, और चाइना वाले को दिया था कि 120 बनाने उतनी घंटे में। इंडियन थोड़ा कम काम करते हैं, ये 110 वाले घट के 90 पे पहुंच पाए बड़ी मुश्किल से, और ये चाइना की लेबर 120 के जगह 125-30 पहुंच गई। अब बताइए कि वो आपको हायर क्यों करेगा? सीधी सी बात है, पैसा उसको देना 1000 रुपये 8 घंटे का, और आप बल्ब बना रहे हैं 90, वो बना रहे 130, आपसे तो हाथ जोड़ लेगा ना। तो वहां भी यही हाल है उन कंपनियों में कि चाइना की 90% कामगार जो आर्टिजन्स जो है आपके इंडिया में काम कर रहे हैं। यहां तक कि आपके जो माइंस है, आप सोचिए उन खानों में भी, माइंस में, कोयले की माइंस है, आयरन ओर की माइंस है, उसमें चाइना की लेबर काम करती है। तो इस पर प्रश्न क्या बनेगा कि भारत में श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है, पहला। दूसरा सवाल बनता है कि भारत में पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी के स्थान पर श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों है। तीसरा सवाल बन सकता है कि श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करने में योग्य और कुशल श्रमिकों की कमी है, समीक्षा करें। यह भी पूछ सकता है कि भारतीय माइंस, इंडियन माइंस में भारत के कामगार काम करने में विफल क्यों हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाइना के कामगार हमारे भारत में किन किन उद्योगों में या किन किन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब जो आपको किताब में तो कतई नहीं मिलेगा। तो किताब में तो मिलने का प्रश्न ही नहीं है। तो आपको ये सब चीजें व्यवहारिक रूप से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 20 साल लग जाएंगे। हमारे साथ प्लस पॉइंट ये क्या है कि 25 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो मसाला आपको हम दे देते हैं, जो आपकी मौलिकता को रिफ्लेक्ट करेगी किताबों कॉपियों में। बाकी लोग क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो जानने के लिए उनको पूरा गूगल और पता नहीं क्या क्या पीएचडी करनी पड़ेगी, तब थोड़ा बहुत जान पाएंगे। क्योंकि वो डेली इंपेरिकली, व्यवहारिक रूप से कार्य शैली में, काम के निष्पादन में उनके साथ ऐसा नहीं होता है, हमारे साथ ऐसा होता है। तो इस टाइप के सवाल बनते हैं। श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी बनाम पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी, और उसमें क्या कमियां हैं, क्यों श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी की अपनाने के बावजूद भारत गरीबी को मिटा नहीं पाया। अब कैसे गरीबी मिटेगी बताइए?
8 घंटे में 4 घंटे का काम करता है, दिन में 10 बार टॉयलेट जाएगा, 10 बार बीड़ी पिएगा, उत्पादकता कम कर देगा। उत्पादन और उत्पादकता में फर्क है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। तो ये हालात रहेंगे, कैसे मिटेगी गरीबी? सरकार क्या क्या करेगी? जब तक आम जनता लॉयल नहीं हो जाती, जब तक आम जनता हमारे देश की कोई भी हो वो भक्तिनिष्ठ लॉयल नहीं होगी, तब तक जो है ये समस्या से पार पाना मुश्किल है। आज भी देश में 22% लोग बीपीएल में है ना, गरीबी रेखा के नीचे। जब हम लोग पढ़ते थे तो 28% था। 22-25 साल बाद कितना घटा? 28 से 22 हुआ, और वो 22 भी घट के 18 होगा, लेकिन मिटेगी तब तक नहीं जब तक कि वो व्यक्ति लॉयल नहीं है। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा भाई। और जब आप ये लिखेंगे एग्जाम में, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि यार ये ऐसी ड्रेस्टिक चीज लिखा है जो कहीं किताब में मिलेगा ही नहीं, जर्नल में कहीं मिल जाए गलती से या किसी अखबार के कोने में। तो आप कितना पढ़िएगा? यहां तो पूरा संसार भरा पड़ा है नॉलेज से। तो पूरी 20, 25, 30 साल, 35 साल की नौकरी कम पड़ जाएगी सब जानने में। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको कैप्सूल कोर्स की तरह एक कैप्सूल में भर करके आपको परोस रहे हैं, लो कैप्सूल खा लो। उसमें सब कुछ है, कैप्सूल के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो सब डाल के हम आपको खाली कैप्सूल दे रहे हैं। अदरवाइज आप कैप्सूल बनाने चलेंगे मार्केट में या घर पे, तो आपसे तो बनने से रहा, इतना कंपोजिशन आप ठीक ठीक बिठा नहीं पाएंगे। तो कैप्सूल मेडिकल साइंस वाला नहीं, इस कोचिंग के कैप्सूल। अब ये चीजें जो हमने बताई आपको, फिर एक तरफ इसी से क्वेश्चन निकलेगा कि देश में बेरोजगारी की समस्या उतनी गंभीर नहीं है जितनी कि कुशल श्रमिकों या कुशल मानव संसाधनों की है। यह कहना अर्थहीन है कि देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी है। बजाय ये कहना ज्यादा प्रासंगिक है कि कुशल कामगार, कुशल आर्टिजनों की कमी है। चाहे वो लेबरर का फील्ड हो, चाहे वो क्लास 1 साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप फील्ड ले लिए, हर जगह जो है स्किल्ड आदमी की कमी है। आज मैं एक इंटरव्यू ले रहा था अभी, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उसमें जितने लोग थे सब फाइनेंस के थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मैनेजर फाइनेंस थे, और उनकी नॉलेज जब हमने पूछा इंटरव्यू में तो शायद 2-4 कोई जवाब दे पाया होगा। और मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा था, उनसे यही सब बातें पूछा था जो आपसे हम आपको पढ़ा रहे हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या है, कैपिटल इंटेंसिव क्या है, टॉबिन कर क्या है, रीअप्रोप्रिएशन वर्सेस मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड क्या है, फाइनेंशियल कैनन ऑफ प्रोप्राइटरी क्या है। हमने उनसे ये सब बातें पूछी, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, जेबी क्या है, एसपीबी क्या है, एमओयू क्या है। भगवान भरोसे है। एक बोल रहा था कि फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में हम लोग काम करेंगे। उससे जब मैंने पूछा कि एक्विजिशन कैसे करोगे, अभी जो रिजर्व बैंक ने जो है डिजिटल करेंसी निकाला, कुछ नहीं मालूम है। और ये हालात उनकी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एमबीए फाइनेंस है, एमडीआई गुड़गांव से लेके, और वो बड़े अच्छे अच्छे आईआईएम के इंस्टीट्यूट से। तो ये कहना कि देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी है, उसके बजाय ये कहना कि देश में कुशल मानव संसाधनों की कमी है जिसकी वजह से बेरोजगारी कम नहीं हो रही। अब 20,000 ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर ही नहीं है। अब ड्राइवर नहीं है तो ट्रक का ट्रांजिट टाइम बढ़ेगा। ए से बी जाने में जिस ट्रक को लगना चाहिए 4 दिन, उसके लिए क्या लगेगा? 6 दिन। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी ड्राइव करेगा तो पूरा 1000 किलोमीटर नहीं ना लेके चला जाएगा, तो उसको 2 स्पेल में बांटना पड़ेगा। रात में यहाँ, दूसरी रात यहाँ, तीसरी रात यहाँ बिताएगा। और अगर ये व्यवस्था होती कि यहाँ से चला है, यहाँ जाना है, रास्ते में बी और सी पॉइंट है, ये दिल्ली है,
ये बॉम्बे है, तो ये दिल्ली से जयपुर गया, यहां से जो है दूसरा ट्रक लेके यहां आ जाएगा। ये ड्राइवर जो एक्स गया वो यहां आराम करेगा जयपुर में, और फिर वहां से दूसरा ट्रक लेके आ जाएगा जब आराम करने का टाइम खत्म हो जाएगा। और ये एक्स जो है यहाँ पहुंचा ट्रक लेके, फिर यहाँ से जो है वाई लेके जाएगा, ताकि ट्रक कंटिन्यूअस में चले। ट्रक अगर रुकेगा तो देश की गति भी तो रुकेगी। तो इसे कहते हैं, शर्मा जी, इसे कहते हैं पढ़ाई, जो किताब में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए हमने बोला कि हमसे पढ़ लो शांता प्रकाश, तुमको हम आईएएस बना देंगे। अब ये चीज कहीं मिलेगी नहीं, और इस तरीके से आपको कोई समझाएगा नहीं, ये दावा है। और आपको घुमा के जो हमने प्रश्न पूछा कि देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी है, यह कहना गलत है। बजाय ये कहना कि देश में कुशल बेरोजगारों की फौज नहीं है। बेरोजगार तो सब हैं मैक्सिमम, लेकिन कुशल स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड क्यों नहीं है, मैंने पीछे आपको बताया। तो ट्रक ड्राइवर कहाँ से आएगा? एक से यहाँ आ गया, ये यहाँ से तुरंत लेके वाई यहाँ बॉम्बे पहुंचेगा, जो भी स्टॉपेज है, और इस ड्राइवर को आप यहीं से जो वापस कर दीजिए। तो ट्रक की गति जो है सीधी चलनी चाहिए। ये अगर ट्रक की गति ऐसे गया और ऐसे यहाँ रुक गया, फिर चला, फिर यहाँ रुक गया, आराम कर रहा है, तब तो ये पहुंचेगा 4 दिन के बजाय 8 दिन में। तो जब 8 दिन बढ़ेगा तो कॉस्ट किसका अपग्रेड होगा? स्केल अप होगा। तो जो रेट 4 दिन पे पहुंचता, 1 तारीख को चला हुआ 5 को पहुंचता, तो सेव का रेट होता मान लीजिए 100 रुपये। अब पता चला वो पहुंचा 5 के बजाय 7 को, तब तक हो गई बारिश, या कुछ भी अनफोर्सीन हो सकता है ना। तो रेट कहां चला जाएगा? डाउन। खरीदार मिलेगा नहीं, माल सड़ जाएगा। नुकसान किसका हुआ? जिसने ट्रक लोड कराया कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए। अब आप समझिए जो मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से कुशल कामगारों का न होना भारत की आर्थिक गति के पहिए को स्लो कर रहा है, धीमा कर रहा है, जो पूरे इकोनॉमी, पूरे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप देखिए, इतना बड़ा देश है और देश में ट्रक ड्राइवर नहीं है, और ट्रक कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। और इसी को थोड़ा आगे खींच देते हैं ताकि ये पूरा हो जाए। ट्रक ड्राइवर नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार? नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। जो बेरोजगार हैं वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। वो कहता है साहब काम ही नहीं है हमारे पास, सरकार काम नहीं देती। अरे ससुर, तुम्हें काम क्या दे? तुमको बोला जा रहा है ट्रक चलाओ, तो ट्रक नहीं चला पा रहे हो। तुमसे बोला जा रहा है माइंस में काम करो, तो वहां नहीं कर पा रहे हो। अनपढ़ हो, 5वीं 6वीं पास हो, तो क्या करोगे? लेबर का काम ही करना होगा ना। और बीए, एमए और आईटीआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हो और स्किल्ड नहीं हो, तो वो तो बिन बुद्धि जरो विद्या है ना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारत का हर वो नागरिक जो अपने आप को बेरोजगार कहता है, ये कहता है कि मेरे पास पूंजी नहीं है, वो जिम्मेदार है। क्योंकि वो स्किल अपना डेवलप करे, तो ट्रक ड्राइवर बने या जो भी, जहां जहां फील्ड में जरूरत है वहां उस टाइप की स्किल डेवलप करे। इसके लिए सरकार कतई जिम्मेदार नहीं है। थोड़ा बहुत जिम्मेदारी आप डाल दीजिए, क्योंकि 1978 में एक स्कीम चली थी, ट्राइसन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दुनिया की जो सबसे नंबर 1 मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है एमबीए का, वो है सिम्बायोसिस, जिसका एक्सटेंशन काउंटर जो है सिंगापुर में है। सिम्बायोसिस का, सॉरी सिम्बायोसिस नहीं, क्या नाम है यार उसका, नाम ध्यान से उतर गया। सिंगापुर, इस पे टाइप करो सिंगापुर एमबीए इंस्टीट्यूट, फिर वो नाम बता दिया जाएगा।
तो वहां पे हमने इसको प्रेजेंट किया था इंडिया में, स्किल मैन पावर की कैसे कमी है और उसका क्या उपाय है। तो हमने ये वहां प्रेजेंट किया था कि इसके लिए सरकार कतई जिम्मेदार नहीं है, और ये हमारा जो कंसेप्ट पेपर है ये यूनिवर्सिटी ने स्वीकार किया। और क्यों? क्योंकि 1978 में एक ट्राइसम स्कीम आया था जिसका बदलता हुआ चेहरा आज की डेट में क्या है? स्किल इंडिया डेवलप, स्किल इंडिया। ये इसी का एक तरीके से रिफाइंड रूप है जिसमें ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और आईटीआई में इसकी ट्रेनिंग होती थी, लेकिन आप नाम खाली लिखवा के भाग जाते थे कि हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया, भले काम सीखा नहीं सीखा। और 1978 के बाद ही अभी जो वर्तमान भाजपा सरकार है उसने स्टार्टअप इंडिया की तरह स्किल इंडिया खोला, और स्किल इंडिया में जगह जगह देश में सेंटर बनाए गए, उनको मान्यता दिया हर स्टेट में, और वो लोग उस टाइप डिफरेंट टाइप की स्किल्स के डेवलप करने के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे ड्राइवरी, सिलाई, कढ़ाई, नर्सिंग, जो भी स्किल जिसमें प्रेस्क्राइब्ड हो, वेल्डिंग, फिटर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह वगैरह। तो वो जो कोर्सेज हर स्टेट चला रही है, 3-4 टाइप की, 5 टाइप की जो भी है, तो ये लोग उन लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं, पढ़ाते हैं बिना फीस के, और उनका खर्चा जो है कौन देता है? सरकार देती है। तो सरकार ने अपना काम पूरा किया इस टाइप की स्कीम चला के, ट्राइसम से लेके स्किल इंडिया तक। अब आप जो वहां भी जाके घपला करते हैं, पढ़ते नहीं है, नाम लिखवा के 1 घंटे में पढ़ के भाग जाते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति जो भक्तिनिष्ठ नहीं है, जो INSEAD, उसका नाम है INSEAD, INSEAD। ये दुनिया का नंबर 1 है। हाँ, थैंक यू। तो ये है उसका नाम, वहाँ की बात मैं बता रहा था जहाँ हमने पेपर प्रेजेंट किया था। तो ये सब चीज़ें ओरिजिनलिटी है जो आपको हम बता रहे हैं, जो कहीं मिलेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें जो स्किल इंडिया है, जो ट्राइसम से शुरू हुआ, उसका भी आउटपुट अच्छा नहीं है, क्योंकि आप खुद ही नहीं सीखना चाह रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? आपको जेल भेज देगी। एक तो आपके लिए सुविधा दे रही है फ्री में पढ़ाने को, भैया कुछ पढ़ लिख लो, कुछ सीख लो। पढ़ना क्या है? काम सीखना है। उसमें भी आप आते हैं 1 घंटे में भाग जाते हैं, तो अपना नुकसान करते हैं, स्टाइपेंड लेने के चक्कर में आप आ जाते हैं, फिर कहेंगे बेरोजगार है। तो ये क्वेश्चन मेरा जो बनता है कि भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख कारणों में से एक कारण है कामगारों में या नागरिकों में भक्ति निष्ठता की कमी। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? 100%, 99% सहमत हो जाइए। क्यों? क्योंकि मैं बता दिया रीजन क्या है। सरकार को दोष देने की प्रवृत्ति जो है छोड़ दीजिए। सरकार ने इतनी स्कीम चलाई, शुरू से लेकर आज तक चलाई जा रही है, अब आप ही बेईमानी से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो कोई क्या कर लेगा भाई? तो वो जो क्वेश्चन होता था कि भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है, और आप फट से लिख देते थे कि सरकार द्वारा जो है, आज भी मीडिया वाले सब यही सब कहते हैं, और आपके दिमाग को उसी तरीके से मैप कर दिया है, और आप वही सोचते हैं कि साहब वैकेंसी 4 निकलती है, 40 लोग अप्लाई कर रहे हैं। अबे बेरोजगारी खत्म करने के लिए तो और भी तरीके हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
और आप वहां जाके बदमाशी करते हैं, चाइना की लेबर काम करती है और आप कहते हैं आप बेरोजगार है। शर्म आना चाहिए। तो आप पूरा 180 डिग्री हमने आंसर पलट दिया। ये आंसर जो मैं बता रहा हूं बेरोजगारी के कारण में कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उस आदमी। और जब आप ये लिखेंगे जो मैं बताया तो उसमें 10 में 8 नंबर देगा, और बाकी सरकार को कोसेंगे और ये सब चीजें छोड़ देंगे तो 10 में 3-4 नंबर देगा। तो ये फर्क है हमारे पढ़ाने और आपके पढ़ने में। 2 मिनट ब्रेक के बाद फिर से मैं आता हूं, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।